अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे बजट के हवाले से। बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है और वफाकी बजट में आज जो कुछ सामने आया है, एक तो उसका जिक्र करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में ये बजट पेश किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो आज बजट इजलास में शिरकत किए बगैर ही चले गए। इससे पहले पीपल्स पार्टी नाराज़ भी हुई, उनके बाद उसको मनाया गया। इसहाक डार ने यह जिम्मेदारी ली और उनके बाद वो आए हैं। इस पर भी बात करेंगे और जो कुछ बजट आइंदा के हवाले से पता दे रहा है कि आम आदमी की और पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी क्या होगी और क्या बोझ उन पर आने वाला है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं नईम सिद्दीकी, शाहिद अजमल और उमर दराज गोदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ शो में। सबसे पहले तो मैं नईम सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आज जो बजट पेश किया गया उसके खद्दोखाल अपनी जगह, टैक्सेस की भरमार अपनी जगह, गरीब आदमी के कांधों पर जो बोझ डाला गया वो अपनी जगह, लेकिन क्या ये बजट हमारी हुकूमत ने दिया है या IMF ने? ये बिल्कुल IMF का बजट है और उनकी तजवीज़ भी बनाया गया है। और बल्कि मैं तो इसको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको कहूँगा ये एक सुनामी बजट है जिसने मईशत के हर तबके में एक बहुत ही बड़ा भूचाल जो है ना पैदा कर दिया है। और टैक्सेस की ऐसी भरमार है कि जो हम सुनते थे कि टैक्सेस की भरमार है कि बहुत टैक्सेस लगेंगे, उससे बहुत ज़्यादा जो है ये खौफनाक बजट आया है। और कोई शोबा इन्होंने इसमें छोड़ा नहीं है जिसमें कोई गरीब आदमी या कोई छोटा बिजनेसमैन या कोई आम बिजनेसमैन सुख का सांस ले सके। हर शोबे में टैक्सेशन बढ़ाई है। सैलरी क्लास को देखें तो उसकी स्लैब्स कम कर दी हैं, उनमें टैक्सेशन बढ़ा दी है। AOPs को देखें तो उनमें टैक्स रेट जो है ना वो बढ़ा दिया है, 45% तक कर दिया है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दी है। GST को 15% 18% कर दिया है। और सबसे बढ़ के आप देखें जो एक्सपोर्ट का सेक्टर था उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो हुआ है कि उसके ऊपर 1% टैक्स था, उसको 1% को मिनिमम टैक्स कर दिया है और उसके ऊपर 29% टैक्स लगा दिया है। इस तरह प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर बहुत ही शदीद किस्म का जो है दबाव आएगा। उसमें जो टैक्सेशन है वो बहुत बढ़ा दी है। और ख़ास तौर पे जो आपकी सिक्योरिटीज़ है, डिविडेंड्स हैं, उनके ऊपर भी फाइलर नॉन फाइलर में बहुत फ़र्क है। मतलब फाइलर के ऊपर 15% है तो नॉन फाइलर के ऊपर 45% का टैक्स है। तो ये बात नकी साहब बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि बजट किसने बताया, किसने बनाया और किस तरह पेश किया गया। क्या अवाम में इतनी सख्त है कि वो इस किस्म के बजट को किसी तरह भी बर्दाश्त कर सकें? तो आप देखें 13,000 अरब का तो FBR का हदफ है जो टैक्स कलेक्ट करने, जो कि 42% ज़्यादा है पिछले साल से। अब क्या ये टैक्स, इतना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं? क्या आवाम में इतनी सख्त है? और फिर जिस तबके पे इन्होंने टैक्स लगाया है वो वही देखें सैलरी क्लास है, छोटा बिजनेसमैन है। और ख़ास तौर पे जो बड़े सेक्टर थे जैसे एग्री सेक्टर को टच नहीं किया, और बड़े सेक्टर हैं उन पे जहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना चाहिए था, जहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, जहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा करने के डिफरेंट मेजर लेने चाहिए थे, उस तरफ बिल्कुल नहीं गए। और सिर्फ जो है ना सेल टैक्स के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया इन्होंने। और जो हमारा बेसिकली जिस सेक्टर पे हम डिपेंड करते हैं, जो यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर है, उस पर बहुत टैक्स लगा दिया है। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें जैसे क्लियरली खुल के आएंगी तो आपको पता चलेगा कि इतनी टैक्सेशन की इतनी बहुतात हो गई है कि मैं नहीं समझता कि ये कौम इतना टैक्स बर्दाश्त कर सके या बिजनेस, क्योंकि खाली टैक्स ही नहीं है, ये टैक्स तो एक साइड पे है। जब आप दूसरी साइड पे आते हैं ना, जैसे गैस है, बिजली है, पेट्रोल है, पेट्रोल पे आपने देखे लेवी 60 रुपीज़ से 80 रुपीज़ कर दिए। इस तरह बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो फर्दर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पैदा करेंगी और आने वाले दिनों में आपको महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा नजर आएगी। अच्छा, इस पे भी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी। ज़ाहिर है एक आम आदमी का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गरीब आदमी के लिए इसमें कोई रिलीफ भी है, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर ख़जाना क्या बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, अब सैलरीड क्लास भी उसमें ज़ाहिर है आ गई है किसी हद तक। तो आप समझते हैं कि कोई किसी को रिलीफ भी मिला है इस बजट में? देखिए नक्की, जब आज बजट कौमी असम्बली में पेश हुआ
और उसके बाद चेयरमैन एफबीआर ने जो है एफबीआर के अंदर जो ब्रीफिंग दी टैक्स जो इक़दाम उठाए गए हैं बजट के अंदर उनके ऊपर, तो उसके ऊपर वाज़ेह आखिरी सवाल जो था उनसे मैंने ही किया और मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं इन सब को छोड़ दें, सिर्फ मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इक़दाम आप गिनवा दें जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलता हो और अशिया जो हैं आम आदमी के लिए सस्ती हुई हों, बजाय इसके कि आप हमें ये जो टेक्निकल बातें ये बता रहे हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस अपनी आखिरी सवाल के जवाब में ये कहा कि नहीं, हमारे पास मौजूदा हालात में ये गुंजाइश नहीं है कि हम आम आदमी को रिलीफ देने या चीज़ें सस्ती करने के हवाले से कोई इक़दाम उठा सकें। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि महंगाई जो है वो 38% से होती जो है इस वक्त जो है वो 11 पे पहुंच चुकी है और इससे मजीद कमी आएगी, ठीक है। और दीगर चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है, ये सारा कुछ इन इक़दाम से होगा, लेकिन फौरी तौर पर आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ इससे नज़र नहीं आता। वाज़ेह तौर पर चेयरमैन एफबीआर ने भी इसको तस्लीम किया है। जहाँ तक आपने IMF की बात की, इसके ऊपर भी उनसे सवाल हुआ कि आप हमें ये बताएं कि क्या ये IMF का बजट है या आपका बजट है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर IMF की सोच और हमारी सोच आपस में मिलती है और उसमें कोई फर्क नहीं है तो हमें शक में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे शक नहीं करनी चाहिए कि IMF का बजट है। अगर IMF हमारे मुल्क में सुधार पर पैदा करने के लिए कोई बात कर रहा है तो हमें उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक हमें बजट बना लेना चाहिए। बज़ाहिर तो इसके अंदर ये आम आदमी का बजट नजर नहीं आता, इसके अंदर टैक्सों की भरमार है, इसके अंदर जो है टैक्सों के साथ साथ जो है जिस तरह पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपके सामने 80 रुपए कर दी गई है। आप मुझे बताएं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन और जितनी भी चीजें होती हैं वो डीजल और पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी आप ईद पे देखेंगे लोगों ने ईद पे अपने घरों को जाना है और अगर यही 15 तारीख को जो है दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिवाइज होंगी तो कम से कम जो है 20 रुपए अगर 1 लीटर के ऊपर इजाफा होता है तो जिन मुसाफिरों ने और जिन परदेशियों ने अपने वतन को वापस जाना है ईद करने के लिए, वो जो है वो किरायों के अंदर कितना इजाफा उनको पड़ेगा, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में जाना है उनको कितना फ्यूल इजाफी लगेगा। तो ये एक महंगाई का एक तूफान आने वाला है, बज़ाहिर ये लगता है इस बजट के अंदर। इसके अंदर अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, या तो कुछ चीजें बढ़ती नजर आती हैं या किसी एक अपनी जगह पर स्टेबल नजर आती है, सस्ती कोई चीज नहीं हुई। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है 25% और उसके साथ जो है 20%। उसमें सरकारी मुलाजमीन की तादाद कितनी है आप पूरी 24 इसमें भी बात करते हैं यकीनन, बल्कि इसी बात को ही आगे बढ़ाते हैं, शायद साथ ही हैं हमारे। तो आगे उमर दराज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया गया ग्रेड्स के जो मुख्तलिफ स्लैब्स में आपके इल्म में 1 से 16, 17 से 22 तक, और दूसरी जानिब पेंशनर को भी 15% का किसी हद तक रिलीफ मिला है। लेकिन ये तबका जो है, हम कह लें कि ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन जो एक महदूद तबका है उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन भी हैं, वो एक बड़ी सैलरीड क्लास है, यहाँ पे काम करती है, इसके अलावा भी आम आदमी है। तो कितनी हद तक आप समझते हैं ये कॉस्मेटिक किस्म के जो इक़दामात पेश करके अच्छा फेस दिखाने की कोशिश की गई है, ये क्या बैकलैश देंगे अब? अच्छा एतजाज, मैं दो चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, ओवरऑल बजट के हवाले से मेरे ख्याल से ये अल्फाज का गोरख धंधा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हुकूमत उसको सीरियस लेती है ना कोई और सीरियस लेता है। आज आपने बजट पेश किया, कल आप एक ज़िमनी बजट पेश कर देंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप टैक्सेस की बात करते हैं, उसके बाद आप कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा के कोई और चीज लगा के वो अपना खाता पूरा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हमने पुरानी रीत है उसको फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। नंबर 2, आपका जो सवाल है कि क्या सरकारी मुलाजमीन वाला, वैसे कितने कमाल बात है कि एक वो सरकारी अफसर जो बहुत ईमानदार है, जो बिल्कुल ठीक काम करता है, उसकी सैलरी भी उसी तरह से बढ़ेगी, और एक कामचोर ऑफिसर जो है, जो करप्ट ऑफिसर है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, आपके अपने महकमे बताते हैं कि सरकारी महकमों में कितनी करप्शन है, उन दोनों को एक जैसा ही आपने इंक्रीमेंट दिया है। यानी आपने क्रॉस द बोर्ड, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि कौन से ईमानदार ऑफिसर को आप अप्रिशिएट करेंगे। आज आपने उस ईमानदार और करप्ट ऑफिसर दोनों को एक लेवल के ऊपर रखा है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कोई वो चीजों को इवेलुएट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। हम इवन देखें ना, आप कह रहे हैं कि आप ये बजट बना रहे हैं, ये क्या मजाक है जिस मुल्क के अंदर आपको एक्यूरेट डाटा आपके पास ना हो कि आपके कितनी आबादी है और उसके ऊपर जो मर्दमशुमारी करते हैं उसके ऊपर सवालात हो। तो आप ये समझते हैं कि हमने प्लान किया हुआ है? नहीं, हम जुगाड़ प्रोग्राम के ऊपर होते हैं, हम डंग टपाओ प्रोग्राम के ऊपर होते हैं, और ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है। आप देख लीजिए
इवन आप जिन्होंने पास किया है, जिस गवर्नमेंट ने पास करना है इसको आगे चल के, या जिस कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया, उनसे बहस कर लीजिए, शायद उनको भी इसके आदादो शुमार नहीं पता होंगे, उनको इसकी एग्जीक्यूशन पता नहीं होगी। आप बहुत सारी खूबसूरत बातें सुनेंगे कि हर बार ऐसे ही सुनते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है। ऑपोजिशन हर बार कहती है ये अवाम दुश्मन बजट है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। इस मुल्क में पूरे का पूरा निजाम अशराफिया के लिए काम करता है। बजट आए या ना आए, शुगर माफिया को सब्सिडी मिलेगी, खाद वालों को सब्सिडी मिलेगी, हाँ किसान को नहीं मिलेगी, हाँ मजदूर आदमी को नहीं मिलेगी, हाँ गरीब आदमी को नहीं मिलेगी। तो ये जिनके लिए सब्सिडीज आनी है, जो खुद इस हाउस का हिस्सा है, जो पूरे निजाम का हिस्सा, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि गरीब आदमी को इससे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद ख़राब होगी। ये एक तबाहकुन बजट ज़ाहिर है, इसे करार भी दिया जा रहा है। लेकिन नईम सदीकी साहब, दूसरी जानिब हम सैलरीड क्लास की जैसे अभी बात की गई या तनख्वाहदार तबके की बात की गई, सरकारी मुलाजमीन बड़ा महदूद तबका है, ज़ाहिर है वो उसका फ़ायदा भी उठाएगा। फिर करप्शन तो अपनी जगह जिसका जिक्र उमर कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का सैलरीड क्लास है, फिर कारोबारी तबका है, फिर किसान है, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? सर, ये जो सैलरी में इंक्रीज़ भी किया है इन्होंने, लेकिन जब इसमें सैलरी के स्लैब भी कम कर दिए और उसमें टैक्सेशन बढ़ा दी है, तो मैं नहीं समझता कि को बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब टोटल आप इसको कंप्यूट करेंगे इनकम को, तो टैक्स जो है ना खासी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसी कोई ऐलान नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में तो इस तरह सैलरीज इंक्रीज़ भी नहीं होती। तो प्राइवेट सेक्टर में जो ख़ास तौर पे वो लोग जो 50,000 और लाख के दरमियान महीने की तनख्वाह लेते हैं, उनका तो बजट बिल्कुल तबाह हो जाएगा। उनकी तो इनकम पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा, और आने वाले दिनों में उनको मुश्किलात ज़्यादा होंगी। और गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी मेजर ऐसे नहीं ले रही कि जिसमें वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की सैलरीज के ऊपर कोई तवज्जो दे कि वहाँ पे भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनकी सैलरीज भी उसी तरह बढ़ें जैसा गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की बढ़ती है। दूसरी बात ये है कि ये बजट बिल्कुल, जैसे अभी गोंदल साहब ने फरमाया है, कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट के ने बगैर, जिसको कहते हैं एक फिगर पूरे किए हैं, एक गोरख धंधा है, एक बैलेंस शीट तैयार की है। देखिए, बजट का आवाम से कोई तल्लुक नहीं होता। वो गवर्नमेंट ने अपनी एक बैलेंस शीट दिखानी होती है और आवाम के ऊपर वो मुसल्लत कर दी जाती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। आप देखें कि इतने अरसे से जितनी भी तंजीमें हैं, चैम्बर्स हैं, फेडरेशन हैं, वो सारे के सारे अपने बजट की तजावीज़ भेजती हैं। आप बताएं आज तक कितनी तजावीज़ पे अमल हुआ है? मैं इस बजट के बारे में यकीन से कह सकता हूँ कि चाहे वो एप्टमा है, चाहे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे कोई भी एसोसिएशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, किसी की एक बात भी नहीं सुनेगी इस बजट में। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि ये वन साइडेड बजट है, और इसमें सवाए जो है टैक्स लगाने के, टैक्सों की बर्बाद करने के। देखें, आपने 40% इंक्रीज़ किया है, जो जैसे 13,000 अरब रुपए के टैक्स कैलकुलेट करने, अब वो कहाँ से आपने किए? आपने सारे के सारा बोझ डाल दिया है सैलरी पे और बिज़नेस कम्युनिटी पे जो ऑलरेडी टैक्स है। देखो, सैलरी क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो तो बेचारे ऑटोमेटिकली टैक्स में आ जाते हैं, उनकी तो सैलरी में से कट जाता है। इस तरह वो लोग जो जिनकी रेंटल इनकम वगैरह उनका भी ऑटोमेटिक कट जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की फ़िक्स इनकम है उनका भी कट जाता है। अब जो एक एरिया था जिसमें बेसिकली अब शुरू से कहा जा रहा था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको कुछ ना कुछ टैक्स पे लेके आएँ, ताकि वो एक GDP के 21% ऑफ GDP को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन उसको किसी ने नहीं छेड़ा। इसी तरह ये जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, दुकानदार हैं, इनके बारे में भी बड़ा लीनियंट ही टैक्सेशन इस दफ़ा की है कि 1% से लेके 2.5% तक। अच्छा, अब ये जो GDP में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ये एरियाज, लेकिन टैक्स के मामले में इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब दूसरी तरफ जाएँ, अब इंडस्ट्री है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसकी तकरीबन 20% के करीब वो करती है। सर्विसेज का एरिया है, वो आपका 58% के करीब कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह वो, अच्छा, IT आपकी, आपने IT के भी जो हार्डवेयर वगैरह पे टैक्स बढ़ा दिया, उसमें GST लगा दिए। तो बेसिकली बजाय इसके कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कंसिडर किया जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, आबादी के मुश्किलात पैदा कर दी, और उसके लिए आप बाकायदा मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। और हर चीज़ के ऊपर, अब गाड़ियों के ऊपर आपने कहा जी कि इसकी CC के हिसाब से नहीं,
इसकी वैल्यू के कीमत हिसाब के से हिसाब से। टैक्सेशन होगी। बिल्कुल अब तो किसी को कुछ पता नहीं है ना कि किसी जब वो गाड़ी खरीदेगा उसको पता चलेगा कि उसकी गाड़ी कितनी महंगी। तो बेसिकली जो लोगों की एक्सेस है ना उसको डिनाई किया जा रहा है और उनकी कुव्वत खरीद में फर्दर कमी हो जाएगी, बना दी गई है। जी। वो मजीद जो है जाहिर है उसका एक रिएक्शन भी आता हुआ बिल्कुल। पॉलिटिकली भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी पे शायद अजमल, एजुकेशन सेक्टर में आमतौर पे जाहिर है बजट के हवाले से एजुकेशन, हेल्थ बुनियादी चीज़ें हैं और टैक्स का फार्मूला ही यही है कि आप टैक्स देते हैं तो उसके नतीजे में आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ मिलती है। लेकिन इसमें तो हम देख रहे हैं कि हर साल लाखों बच्चे स्कूल से ही बाहर निकल रहे हैं। इस बजट के बाद कितने बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? जी नकी, आपने मेरे से सवाल पूछा? जी जी, आपसे सवाल पूछा। नकी देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, पहले ही जो है गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से और सहूलियात पूरी ना होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में जो है 1 करोड़ 26 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, जिनको हुकूमत मुख्तलिफ औकात में जो है मुख्तलिफ मुहिम्मात चलाती है कि इनको हम जो है वापस स्कूलों में लाएंगे, लेकिन वो उसी तरह स्कूलों के बाहर हैं। अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों का जायजा लें तो एक एक क्लासरूम के अंदर 80-80 बच्चे और 75-75 बच्चे जो हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे होते हैं और उनके लिए सिर्फ एक टीचर मुयस्सर है। और अगर हम पूरे पाकिस्तान का जायजा लें तो पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ किसी स्कूल के अंदर वाशरूम नहीं है, किसी के अंदर क्लासरूम नहीं है, किसी के अंदर अगर क्लासरूम मौजूद है तो क्लासरूम के अंदर क्लासरूम की जो सहूलियात है वो मौजूद नहीं है। और टीचर जो है वो एक एक बच्चे के लिए 80-80 बच्चे को अगर एक टीचर एक क्लास में पढ़ाएगा तो आप मुझे बताएं उसको किस तरह असेस करेगा। अब हुकूमत ने आपके सामने जो है कागज, पेंसिल और इस तरह की दीगर जो चीजें हैं उसके ऊपर जो तालीम से जुड़ी हुई हैं उस पर जो टैक्स लगाया है उससे वाज़ेह तौर पर यह नजर आता है कि मजीद बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हो जाएंगे और वालिदैन जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं वो कभी भी अपने बच्चों को स्कूल में उस तरह दाखिल नहीं कराएंगे, बल्कि उनको अपने साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मजदूरियों पर लगाएंगे ताकि 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सकें। तालीम की सूरत हाल तो ये है। बाकी दूसरी तरफ हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके लिए तालीम में जो बजट रखा गया है वो भी आपके सामने है कि यूनिवर्सिटियों के पास इस वक्त जो है अपने असातिज़ा को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं और यूनिवर्सिटियों की हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी है और मुसलसल यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है फीसें बढ़ा कर जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी हालत ये हो गई है कि वो उनके वालिदैन जो है वो तनख्वाह अपने बच्चों की फीसें अदा करने के काबिल नहीं रहे और यूनिवर्सिटियों की हालत ये है। तो मुझे ये लगता है कि इससे मजीद बच्चे जो हैं वो तालीम से दूर हो जाएंगे और जो 25A का हमारा जो आइन के अंदर जो हर बच्चे को जो है वो बुनियादी तालीम जो है मुफ्त देने का हमने वादा किया है अपने आइन के अंदर, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता इस बजट के अंदर, तालीम की सूरत हाल मजीद बच्चे जो है स्कूलों से बाहर जाते नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी पे दूसरी जानिब उमर दराज वो बच्चे जो स्कूल पढ़ रहे हैं उनकी किताबें, उनकी पेंसिल्स, उनके शार्पनर, उनके दीगर अखराजात जो स्कूल में स्टेशनरी पे आते हैं उनमें भी इजाफा होगा। ज़ाहिर है जिस नोयत के ये टैक्सेस लगाए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं दूसरी जानिब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे फीस का इजाफा भी सामने आएगा? देखिए, मेरे ख्याल से हम उसको छोटे पैमाने पे देख रहे हैं, ये कह के फीस कम या ज्यादा से बुनियादी हम उस पीछे माइंड सेट के जाएंगे जो गवर्नमेंट का माइंड सेट है। गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे अब ये समझती है पाकिस्तान के अंदर के जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर दोनों है, शायद गवर्नमेंट उसका ज्यादा बोझ अब नहीं लेना चाहती। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर 13,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको आपने एक लिहाज से उसको प्राइवेटाइज कहना चाहते हैं, आप उसको आउटसोर्स कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, उसका मतलब यह गवर्नमेंट उससे पीछे हट रही है। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में है, आप कल पंजाब में देखेंगे बड़ी आसानी के साथ जो गवर्नमेंट है वो उस चीज से पीछे हट रही है। हम कहते तो वेलफेयर स्टेट है अपने आप को, और हमारा आइन उसकी डेफिनेशन भी यही देता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। हम टैक्स तो लेना चाहते हैं और टैक्स भी वो लेना चाहते हैं जो गरीब को निचोड़ के अशराफिया की सहूलत के लिए, अशराफिया के कारोबार के फैलाव के लिए, अशराफिया के लंबी लंबी गाड़ियां और हटो बचो और उनके प्रोटोकॉल्स के लिए, लेकिन जिनसे हम निचोड़ना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद किसी जगह चले जाइए, आप वहां पे देख लीजिए कि सरकारी अफसरान से लेकर कारोबारी अफराद से किसी तबका फिक्र के जो तबका जिंदगी है उससे अंदाजा लगाइए कि क्या ईमानदारी से जो उनका लाइफस्टाइल है वैसे आप टैक्स पे करवाते हैं उनसे, या वो टैक्स पे करते हैं? नहीं करते। लेकिन उनकी सहूलियात को और जो टैक्स पे करते हैं उन दोनों की सहूलियात में जमीन आसमान का फर्क है।
जिनसे आप डंडे के जोर के ऊपर टैक्स लेते हैं, उनके पास कोई सहूलत नहीं होगी, उनके पास कोई प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। लेकिन जो टैक्स नहीं देते, जिनको आप सहूलतें उनके ऊपर देते है, हैं, बिल्कुल सही। उनके लिए सब अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का जो रियासती निजाम है वो अशराफिया के लिए है, वो अब शायद गरीब के लिए या आम पाकिस्तानी के लिए काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और जाहिर है इस बजट के बाद तो ये सूरत है वो यही होगी कि गरीब आदमी को या तो मुल्क छोड़ना होगा या फिर वो एहतजाज करता हुआ सड़कों पे दिखाई देगा, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ रोज़ कबल किसान सड़कों पर थे, इसी तरह अब हर तबका ज़िंदगी जो है वो सड़कों पर होगा। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे इस वक्त क्रिकेट आईसीसी T20 के हवाले से। तो आपको बताएं कि इंडिया जो है वो अमेरिका से 7 विकेटों से मैच जीत चुका है और उनकी क्या सूरत हाल रही है आज इंडिया की, और इसके मैच जीतने से आइंदा की क्या सूरत हाल बन रही है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं हसनैन लियाकत, अहमद नजीब सत्ती और हसन रजा। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का करता हूँ अपने शो में। अहमद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज अमेरिका से इंडिया की जो जीत है उसमें जाहिर है आपने देखा है यकीनी तौर पर मैच मिडिल ऑर्डर उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर गया है, 7 विकेट से ये मैच जीत चुका है उस अमेरिका से जिससे हम हारे हैं। अब आप क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान तो जाहिर है हारा है और इंडिया की इस मैच के जीतने के बाद आइंदा का हमारी क्या सूरत हाल होगी? देखिए, सूरत हाल हमारी तो बस यही है ना, दूसरों के रहमो करम पर है। जो पहले 2 मैच हार के हम अब तो कंफर्टेबल पोजीशन में रहे ही नहीं है, जो कि हर टूर्नामेंट में ऐसा ही होता है। सवाए अभी रिसेंट पास में 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अलावा हम तो हर टूर्नामेंट में यही होता है, वो उससे जीत जाए, हम इससे जीत जाए, इतना रन रेट हो जाए, हम तो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। और अभी इस टूर्नामेंट में भी हमारी ये सूरत हाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द प्रोसेस। मुझे जो सबसे मजा आया ना, इंडिया जीत गया, वो तो जीत एक तरफ है, लेकिन आप ये देखें कि ये सिचुएशन में अगर हम फंसते तो प्रोबेबली हम ना जीतते। एक तो वो क्यों जीते, उसकी वजह यह है कि उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उनको पता है कि फंसी हुई सिचुएशन से मैच निकालते कैसे, इनिंग्स को लेके कैसे चलना है। और दूसरी बात ये है कि ये उनके वो प्लेयर थे जिनको हम कहते हैं पावर हिटर है, उन्होंने प्रॉपर बैट्समैन रखे हुए जो कि पावर हिटिंग करते हैं। ये दोनों उनके काइंड ऑफ पावर हिटिंग टाइप रोल थे, लेकिन उनकी क्रिकेट इतनी जबरदस्त है कि जब प्रेशर पड़ा तो वो पावर हिटर के बजाय एक प्रॉपर बैट्समैन बन के जिन्होंने सिंगल डबल और इनिंग्स में पिच पे टाइम गुजारा और मैच को खत्म करके आए। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि हमारे प्लेयर बहुत लिमिटेड स्किल वाले हैं क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेले हुए नहीं है। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेलते हैं। आप जरा इनके सूर्य कुमार यादव को लोग T20 प्लेयर मानते हैं, 82 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं सूर्य कुमार यादव ने। ये प्लेयर बन के आते हैं जो कि सिर्फ एक तरह से खेलना नहीं जानते कि वो सिर्फ हिट मारनी है, उनको पता है सिंगल डबल कैसे लेने हैं, पिच पे रुकना कैसे है, प्रेशर में मैच को निकालना कैसे है। आज उन्होंने सुप्रीम एग्जांपल किया। आप सुप्रीम फिट हैं, आप प्रॉपर प्लेयर बनकर बड़े लेवल पर आए हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये आज इंडियन क्रिकेट के सिस्टम की जीत है, सिर्फ इंडिया की टीम की जीत नहीं है। सही है। अच्छा, इसी पे हसनैन आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है उनके सिस्टम की जीत है और हमारे सिस्टम पे ही एक बड़ी तनकीद आती है। आज इंडिया का आपने मैच देखा है, उनकी जीत भी देखी है, आप क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क था हमसे? देखें, बिल्कुल अहमद ठीक कह रहे हैं एतजाज़ के ये उनके सिस्टम की जीत है। आप देखिए, आपकी पाकिस्तान सुपर लीग की मिसाल ले लीजिए। यहाँ से जो भी प्लेयर आया इंटरनेशनल क्रिकेट में गया वो नाकाम हुआ, चाहे वो आसिफ अली हूँ, चाहे वो हैदर अली हूँ, चाहे वो हारिस हों, फिर अभी उस्मान की मिसाल ले लें, आप आज़म खान की मिसाल ले लें। लेकिन जब हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो सूर्य कुमार यादव को देख लें, ऋषभ पंत को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, शिवम दुबे को देख लें, तो वो वहाँ पर कामयाब होते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो इंडियन प्लेयर्स बाहर की लीग्स नहीं खेलते, दूसरा ये है कि वो पूरा साल जो IPL खेलने के बाद अपने डोमेस्टिक में मसरूफ़ होते हैं और वो डोमेस्टिक में भी 50, 100, 70 मैचेस उन्होंने खेले होते हैं। इस वजह से उनकी टेक्निक में कोई इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता। और हमारे यहाँ ये होता है कि आप डोमेस्टिक में 60 नहीं 160 मैच खेल लें या 600 मैच खेल लें, जब तक आपके हवाले से PSL में आपकी परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आएंगी, आपके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो आपको ऊपर नहीं लाएंगे। जब आपके हवाले से आवाज़ उठाई जाएगी तो कुछ नहीं देखा जाएगा कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है नहीं है, आप जो वर्ल्ड कप की कंडीशंस हैं या फिर किसी मुल्क की कंडीशंस हैं उन पे पूरा उतरते नहीं उतरते, बस उसके बाद आपको गारंटी दे दी जाती है। सो ये वाकई हमारे सिस्टम की खराबी है और इसमें हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक तने तनहा PSL से अपनी टीम नहीं बना सकते। जब तक आपकी PSL की परफॉर्मेंसेस को आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस बैक नहीं करेंगी तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। और दूसरा, जहाँ तक आपने इफ एंड बट्स का ताल्लुक है तो देखिए हमारे साथ तो हमेशा इफ एंड बट्स होता है। हम कुदरत के निज़ाम का रोना रोते होते हैं कि फ़लाँ से जीत जाए, फ़लाँ से जीत जाए तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। मेरा तो अभी भी मौक़िफ़ ये है कि कौम उम्मीदें ज़रूर लगाए, हम दुआएं ज़रूर करें,
लेकिन अगर ये टीम आगे नहीं पहुंचेंगी तो तब ये दुरुस्त होगी, क्योंकि ये कुदरत के निज़ाम के तहत किसी ना किसी तरह सुपर 8 में या सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये स्याह सफ़ेद के मालिक बन के वापस बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम रिप्लेसेबल नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए अब ठीक होने के लिए यही सही वक्त है, और अगर हम आगे ना पहुंचे तो हमें असर-ए-नो अपनी टीम को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसी पे हसन रजा आपके इल्म में है, एक तो ज़ाहिर मैच के हवाले से आपने उसमें क्या सूरत हाल देखी, और ज़ाहिर इंडिया के मैच जीतने के बाद अब आइंदा हमारे मुकाबलों के हवाले से क्या होगा, हम सुपर 8 में पहुंचे कि नहीं। और दूसरा, इसी के साथ ही आपके इल्म में है कि ICC T20 में अमेरिका और भारत से मैच हारने के बाद हमारी टीम पर एक गुजरांवाला में मुकदमा भी दायर कर दिया गया है एक अदालत में, और कहा गया है कि कप्तान बाबर आजम समेत तमाम टीम अराकीन पर बगावत का जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये जो दरखास्त दी गई है उन पर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से एक शहरी की जानिब से, इस पर आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये शायकीन के दिलों की आवाज़ है? देखिए, शायकीन के दिलों की आवाज़ तो है, मगर ये सोशल मीडिया है, ऐसा रिएक्ट करता है, हमारे लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब हमारी टीम जीती नहीं है तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन जो है वो बड़ा नेगेटिव भी आता है, और फिर अवाम जो है वो 25 करोड़ की अवाम जो है वेटिंग में होती है कि हम एशिया कप भी पीछे हारे। इसके बाद जो जितने भी मैचेस हो रहे थे, आयरलैंड की सीरीज थी वहाँ पर भी हारे हम, इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पर भी मैचेस हुए वो भी हारे, आयरलैंड से हार गए। अब कोई स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, तो वही बात है कि डोमेस्टिक देखें आपकी होनी थी 5 साल बाद दोबारा क्लब क्रिकेट डोमेस्टिक बहाल हुई है अभी, और आपके चेयरमैन देखें, आपकी क्रिकेट बोर्ड में देखें, तब्दीलियां पे तब्दीलियां होती जा रही हैं मुसलसल, तो स्टेबिलिटी कहीं पर भी नहीं है। और पॉलिटिकली जो इशू चल रहे थे वही पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवर, ये चीजें चल रही हैं थ्रू आउट, और क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। यही चीज है कि हमारा स्ट्रक्चर में और इंडिया के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की जो डिफरेंट लेवल क्रिकेट है वो IPL भी है, टॉप क्लास की लीग है, वहाँ पर हमारी PSL है, प्लेयरों को जो है फ्लो में रखते हैं, नजरों में रखते हैं, और उनको इंग्लैंड नहीं जाने देते हैं। हमारे आज प्लेयर डोमेस्टिक खेल के 2-4 मैच खेलते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, 6 महीने गुजारते हैं, वापस यहाँ पर आ जाते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, डायरेक्ट आके PSL खेलते हैं, और PSL में उनका नाम आ जाता है, फिर वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज ऐसे हैं यहाँ पर कि बेसिक क्रिकेट हमारे यहाँ वो नहीं हो रही जिस तरह इंडिया में होती है। बहुत बड़े स्टेट्स हैं इंडिया में, और प्लेयरों को मोटिवेशन दी जाती है, उनको बताया जाता है, एक पूल में रखा जाता है कि आप 20-30 लड़के ऐसे हैं कि जो आप स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे T20 में, 50 ओवर्स में, या एशिया कप में, वर्ल्ड कप के आने में। तो अभी हमारे पता नहीं होता कि अगले दिन नवाज को खिला देते हैं, दूसरे दिन खुदी शाह को खिला देते हैं, तीसरे दिन आसिफ अली को खिला देते हैं, जमान खान को एशिया कप खिला दिया, उसके बाद फिर वापस ड्रॉप कर दिया, हसनैन 5 बार काम है आपकी स्ट्रेंथ का नहीं पता, शाहनवाज दानी थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, उनका कोई पता नहीं है, कासिम अकरम जैसे बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, कामल गुलाम जैसे कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो ये फ्लॉज हैं, चीजें कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है, इसकी वजह से आज ये USA, अफगानिस्तान और नीदरलैंड, स्कॉटलैंड की टीमें जो है इम्प्रूव कर रही हैं, उनको पता होता है इनका स्क्वाड ऐसा होता है कि वो फाइट बैक करते हैं। और रही बात आपने सवाल किया केस की, अब एक मैच रह गया आयरलैंड का, आप अपना रन रेट अच्छा करें और जिस तरह से आप खेलते हैं उसी तरह से खेलें पॉजिटिव क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में USA ने देखें फाइट तो की, मगर उनके कैप्टन कह रहे हैं कि अगर इंडिया के खिलाफ 30 से 35 रन हमारे मजीद और होते तो हम फाइट करते। तो ये एक्सपीरियंस है, मगर ये कि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क होता है। और क्रिकेट अगर पॉजिटिव खेलें, 170 रन की क्रिकेट खेलें अगर, तो यहाँ पर फाइट बैक हो सकता है, बॉलर्स कर सकते हैं, मगर लो स्कोरिंग मैच रहा आज का भी। ठीक है। अच्छा, इसी में अमर आप क्या समझते हैं, ये जो दरख्वास्त दी गई है, हमने देखा है सियासतदानों पर बगावत के मुकदमे दर्ज भी हो जाते हैं, दरख्वास्तें भी दी जाती हैं, कोई भी आम शहरी जो है वो दरख्वास्त भी दे देता है, फिर मुकदमे भी दर्ज होते हैं अदालतों में, लेकिन ज़ाहिर है इनकी कारकर्दगी जो है उस पर पूरी कौम अफसुर्दा है। ये कितनी हद तक जस्टिफाइड है ये दरख्वास्त? दरखास्त तो बस फॉर सेक दरखास्त होती है, इसकी कोई बुकत नहीं होती, क्योंकि आप इस तरह से जज कर ही नहीं सकते टीम को ना। जज तो करेंगे कोई, आप फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में जज करने का सिस्टम क्या है? आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका पैटर्न इन चीफ होते हैं, और वो हमेशा अपने सियासी एक बंदे को अपने जिसको उन्होंने ओबलाइज करना होता है वो PCB का चेयरमैन लगवा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। कौन जज करेगा? जजमेंट अथॉरिटी। फिर जो आप कौमी असेंबली में कोई कमेटी बना लेते हैं कि जी वो आके इनकी इंटेरोगेशन करेगी, उनको टगेगा क्रिकेट का पता नहीं होता, स्पोर्ट्स का पता नहीं होता, कौन जज करेगा? जज की अपनी वैल्यू क्या है, जो कि जज करने वाला है, कोई कमेटी का हेड जो है, उनकी अपनी वो कितना गेम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस मुल्क में ये निजाम तो फारिग है। बस एक ही है कि कोई PCB का चेयरमैन ठीक आ जाए, जो कि अभी है नहीं। तो ये है कि फिर देखिए ना, बात ये है, अब मोहसिन नकवी साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कह रहे थे कि यार एक ऑपरेशन होगा और हमें वो बड़ा सर्जरी ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, एक तो बड़ा ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी ना, तो छोटा नहीं, बड़ा ऑपरेशन। हाँ,
अब बड़ा ऑपरेशन, तो वो मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब आप शायद कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत अच्छे से करवा लेंगे, बिल्डिंग नहीं बनवा लेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको क्रिकेट का आइडिया नहीं है। तो क्रिकेट के फैसलों पे आप जिन लोगों पे मुनस्सिर हैं, एक बहुत बड़ा बेरुपिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं वक्त के साथ उसको एक्सपोज करूंगा, जो पहले एक वकील था, बाद में लॉ वाला था, और पीसीबी के, सोचिए सबसे की पोजीशन जो पीसीबी की एस्टेब्लिशमेंट है कि एक वकील था और वो अब एक टॉप पोजीशन पर है, तो वो लोग बता दें पीसीबी ना, के बता की वो दें। चीजें चला रहे हैं। आज मौका भी है, सर, दस्तूर भी है, बता दें अमर भाई। नहीं, समझने वाले समझ गए हैं, जिनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो वो लोग अच्छा, की ठीक है। डिसीजंस ले रहे हैं सही और है। वो पीसीबी के चेयरमैन को लेके बाकी सब लोगों को तिगनी का नाच ऐसे ऐसे नचाते हैं। ये लोग डिसीजन मेकर है पीसीबी के, तो सोचे सारी मुल्क की और सर क्रिकेट वो किस हर तरफ जा चेयरमैन रही की है। खुशामद भी तो करते हैं, ये तो बता दें। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, शीशे पे उतारते हैं। दो लोग जो सबसे टॉप पोजीशन पर हैं, जो पीसीबी के दो परमानेंट एम्प्लॉयज है, दोनों नॉन क्रिकेटर्स, क्रिकेट का लेना देना नहीं, तो आपकी क्रिकेट तो इसीलिए पीछे जा रही है सर, कैसे जाएगी ऊपर। ठीक है, अच्छा इसी पे ज़ाहिर है मज़ीद भी बात करते हैं, और ये सूरत तो ज़ाहिर है मुकदमे भी दर्ज होते हैं, नहीं होने चाहिए यकीनन। मुहिब्बुल वतनी का ये तकाजा नहीं होता कि आप बगावत का मुकदमा नहीं कर दें, लेकिन बहरहाल कितनी हद तक ये आवाज़ है, इस पर भी बात करेंगे और दीगर पहलू पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच, और इंडिया ने कामयाबी हासिल की है अमेरिका के खिलाफ, और वो कहते हैं ना कि दुआओं पे चल रहे हैं, तो हम भी दुआ कर रहे थे। अब देखें आगे की सूरत हाल के हवाले से। हसन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुकदमाबाजी, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, ये चलती नहीं होना चाहिए इस किस्म की बातें, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जिस मायूसी और जिस कर्ब का हम शिकार है, इवन कि ये सूरत हाल थी कि गुज़िश्ता मैच जो कनाडा के साथ था, वो शायकीन क्रिकेट ने कुछ ने तो देखा ही नहीं या देखना गवारे नहीं किया जब से उनकी इंडिया के साथ हमारी हार हुई है। तो आप क्या समझते हैं, अब इसका मदावा किस तरह से होगा मुकम्मल तौर पर? देखेंगे, आपको पता है कि यूएसए में वर्ल्ड कप होने गया है फर्स्ट टाइम एवर, नो डाउट ड्रॉपिंग पिचेस हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में, वहाँ इंडिया भी खेला है, वहाँ पाकिस्तान भी खेला है, दूसरी टीमें भी खेली है, मगर आपको क्रिकेट का मेयार तो स्टैंडर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आपका। आपने 4 साल से वही टीम बनाई हुई है, 4 साल से उन्हीं प्लेयर को अपने रोटेशन में लेके आ रहे हैं, एशिया कप से जो खेलते हुए आ रहे थे, आप मुसलसल एक ही ग्रुप में प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब जाके इफ्तिखार को मेरे ख्याल में 25-26 मैच के बाद आपने बिठाया है, उसके बाद फिर 2 कीपर 3 कीपर लेके कैरी कर रहे हैं आप। उस्मान खान को आपने वापस बुलाया, जैसे बैट्समैन होते हैं कोई यार, बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं दुनिया के, जो है उनको वापस कम बैक करके लेके आ रहे हैं, वो श्योरिटी भी मांग रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से खिलाएंगे तो मैं आऊंगा। अब आपके पास कैटेगरी नहीं रही प्लेयरों की, स्टैंडर्ड नहीं रहा कोई प्लेयरों का, स्टैंडर्ड कैसे आएगा? क्योंकि पीएसएल में हम जो लीग करवाते हैं, मैचेस करवाते हैं, 2 बाउंसेस पिचेस होती हैं, पेंटी में देखें तो 250 वाली पिचेस बनी हुई थी, वहाँ पर बैटर चौके छक्के लगा रहे हैं, घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आता है। तो यही फ्लॉज है जहाँ पर हमें थोड़ा सा सीम पिच मिलती है या प्रॉपर जो ग्राउंड मिलते हैं, अच्छी कंडीशन मिलती है, जहाँ सीम स्विंग होता है वहाँ पर हम 120 रन नहीं कर पाते। और उसके बाद फखर जमान जिस तरह खेल रहे हैं, दीगर प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपकी शॉट सिलेक्शन ही नहीं है, और शॉट सिलेक्शन तो क्रिकेट में नहीं होगी तो आपको कैसे पता लगेगा? आप ये वो लड़के थोड़ी हैं जिनके मैचेस जो हैं 60 से 70 T20 हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के, इनको हम बता रहे हैं कि कवर ड्राइव किस तरह मारना है, कट शॉट किस तरह मारना है, पुल शॉट बैट कहाँ पर मारना है। अब यही हाल होगा कि आपके जो टॉप टेबल पे देखेंगे यूएसए की टीम जो है वो 4 पॉइंट के साथ है, उसके बाद इंडिया की टीम जो है 6 पॉइंट्स के साथ है, कनाडा की टीम जो है 2 पॉइंट्स के साथ है, कनाडा जो है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है 2 पॉइंट्स में। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है वो एक मॉडर्न जमाने में जो चल रही है, उस जमाने से तो बहुत दूर है हम लोग, और मजीद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे पाकिस्तान का सेक्टर आ रहा है, बहुत सारी क्रिकेट है, उसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको मिडिल ऑर्डर का नहीं पता, आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग का नहीं पता, कभी आप रिजवान, कभी बाबर आजम बैटिंग करने आए थे, कभी फखर जमान नंबर 4 पे आए थे, कभी उस्मान खान को खिला देते हैं, फिर आजम खान को बिठा देते हैं, आजम खान को खिला देते हैं, कीपर आप तो बिल्कुल जो है बॉलिंग और बैटिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कभी भी किसी को पता नहीं है कि मैंने कब खेलना है और कब डबल में बैठना है। सही है। अच्छा, इसी पे हसनैन, यकीन इस सारी जिम्मेदारी फिर पीसीबी पे ही आ जाती है, और वहाँ पे ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी का भी नाम आता है, चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारी भी है, बल्कि अब तो वो सर्जन भी हो गए हैं। आपने एक आज बड़ी ब्रेकिंग दी है, बजट की हलचल में आपकी जो ब्रेकिंग है उसकी भी बड़ी हलचल है इस वक्त मार्केट में, एक तो वो भी हमें बता दीजिएगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे अहमर भाई, थोड़े से आप मज़ीद खूबियाँ बयान कर दें ताकि लोग पहुँच जाएँ उस नाम तक। देखिए, मैंने जो खबर दी थी वो ये थी कि खबरें कौन लीक करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली जो घर का बेदी है उसको तलाश कर लिया है, और पाकिस्तान टीम का ये टॉप ऑफिशियल है जो कि खिलाड़ियों के हवाले से खबरें लीक करता है। मैं थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूँ
ये वही टॉप ऑफिशियल हैं जो कि कोचेस को और सीनियर प्लेयर्स को, कप्तान को दावतों पे लेके जाते हैं और ये बेसिकली अपने मनपसंद सहाफ़ियों को खबरें लीक करते हैं और उनको ये कहते हैं इन रिटर्न आपने मेरी जो है ना मेरे कद काट के हवाले से बात करनी है, मेरा पॉजिटिव इमेज आपने दुनिया को दिखाना है। अब इनके हवाले से जो चेयरमैन पीसीबी ने फैसला किया है वो ये किया है कि इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा और वतन वापसी पे हो सकता है कि उनका ओहदा भी उनके साथ ना रहे। सो ये तो मामलात हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जो सबसे बड़ा हायर लेवल का आपकी मैनेजमेंट का ऑफिशियल है वो टीम के खिलाड़ियों की खबरें लीक कर रहा है और अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रखना चाहता है। ये आपके जब हालात होंगे तो आपकी टीम इसी तरह के रिजल्ट देगी। अमेरिका के खिलाफ जिस तरह आए, जिस तरह इंडिया के खिलाफ आए, जिस तरह हम कल कनाडा के खिलाफ रो के जीते हैं, मतलब 108 रन हैं और हम जाके 18वें ओवर पे उसको बना रहे हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बात कर रहे हैं एतजाज़, ये बिल्कुल एमर ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक दो लोग ऐसे हैं जो कि वक्त आने पे एमर भी आपको नाम बताएंगे, मैं भी आपको नाम बताऊंगा। ये हर चेयरमैन के इर्द गिर्द होते हैं, ये राइट या लेफ्ट में चेयरमैन की मौजूद होते हैं। हर चेयरमैन को सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, उनको उसी काम पे लगाते हैं जो कि पिछले 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं और यही 2-3-4 चेहरे हैं जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि चेयरमैन से भी ज़्यादा इनको हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, दोष दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो बदहाली है उसके हवाले से। सही है। अच्छा, इसी पे ज़ाहिर है ये तो किसी हद तक जहन करीब हो गए ना, लोग समझ रहे हैं। अच्छा, इस पे अहमर भाई आपके नज़दीक अब आइंदा हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से एक तो एक्सपेक्टेशन क्या है और दूसरा हमें क्या करना चाहिए? आगे क्या होगा ऐसे ही आप चलते रहेंगे क्योंकि आपकी क्रिकेट निजाम ठीक नहीं है तो आपकी टीम कभी जीत जाएगी कभी हार जाएगी। लेकिन अगर आपको क्विक चेंज करना, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में जो 4 बड़े माफिया प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, उनमें से कोई पाकिस्तान का किसी फॉर्मेट में कप्तान नहीं होना चाहिए। आपका कप्तान शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 2 साल होना चाहिए क्योंकि वो बड़े अच्छे घर का सुलझा हुआ, वो देसी आप अल्फाज समझते हो, पेट रजा होया चंगे करता है, वो माल पैसे उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पाकिस्तानी टीम और इतना नफीस आदमी, इतना अच्छा आदमी, वो इतना अच्छा है कि वो 2 साल रहेगा, भले वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इस वक्त जो हमारे हालात है ना टीम के भूखे पैसों के पीछे, लीग की क्रिकेट के भूख के पीछे, कौमी टीम को सेकंड प्रायोरिटी भी रखने वाले प्लेयर है, तो ऐसा सुलझा हुआ बंदा चाहिए। वो टीम का माहौल चेंज कर देगा, टीम को सेटल कर देगा। फिर आपको T20 में और वनडे में चुप करके इसमें कप्तान अगर किसी को बनाना चाहिए तो वो बनाना चाहिए सऊद शकील को। पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा बैट्समैन और सुलझा हुआ लड़का जिसका फ्यूचर है और वो बड़ा सेंसिबल है, कोई भूखा, कोई पैसों का पुजारी नहीं है। तो ऐसे लोगों को लेकर आएंगे तो आपकी टीम का माहौल अच्छा होगा। जैसे 2010 के वाकये के बाद आपने मिसबा जैसे काबिल और बड़े खानदानी आदमी को कप्तान बनाया था, इसी तरह के लोगों को आपको कप्तान बनाना पड़ेगा ताकि वो 4 जो माफिया हैं, वो जो जिन्होंने टीम पे कब्जा किया हुआ है, उस तरह के लोगों का जोर टूटेगा। वो खेलेंगे तो एज अ प्लेयर खेलेंगे, वो भी अगर परफॉर्म करेंगे। तो आपने उन 4 में से किसी को कप्तान नहीं बनाना अगर आपने चीजें ठीक करनी है। तो ये प्लान। दूसरा, अपनी क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ठीक करें, सही लोगों को लगाएं, उसकी क्वालिटी ठीक करें, तो तो ही जाके आपकी चीजें क्रिकेट ठीक ठीक है। उसके अलावा जो I-20 से ज़ाहिर है हमारी एक्सपेक्टेशन है वो तो अपनी जगह पे है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।